हेलो एंड वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन। तो आज के सेशन में हम एनिमल टिश्यू सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस दो सेशंस में हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को कवर किया है। तो आज के सेशन में हम बाकी बचे दोनों टाइप्स के टिश्यू को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो आज जिस टिश्यू पे हम डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्व टिश्यू। इन दोनों टिश्यूज को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है और ये टिश्यू हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है। तो आज पार्ट 3 में हम इन दोनों टिश्यूज के डिस्कशन को कवर करेंगे। ओके, सेम वही चीज होगी। हम ये समझेंगे कि इन टिश्यूज के टाइप्स क्या होते हैं, अगर हैं तो कितने टाइप्स के अवेलेबल हैं, और ये हमारे बॉडी में किस पोर्शन पे पाए जाएंगे और किस तरीके की फंक्शन ये परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू होते क्या है और उनके क्या टाइप्स हैं और वो टाइप्स किस तरह की फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू के एक सेक्शन में हमने पढ़ा था ना कि बोन्स हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। तो उन बोन्स को मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है? वो बोन्स की मूवमेंट जो होती है वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से पॉसिबल होती है। पिछले ही सेशन में हमने कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में टेंडन्स को भी पढ़ा था, जो बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करती हैं ताकि मसल्स की मूवमेंट से बोन की मूवमेंट फैसिलिटेट हो सके। ठीक है, तो हमारी जो लोकोमोशन होती है, मेरा हाथ अगर अभी हिल रहा है या मेरा हाथ पैर चलते हैं, जो भी हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, हैंड जेस्चर्स करते हैं, हाथों से जो भी काम कर रही है, सॉरी, जो लोकोमोशंस है वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लोकोमोशन के अलावा जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लोकोमोशन के अलावा आपके जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो इंटरनली भी बहुत सारी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। अब हमारे हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो सब भी तो मसल्स के बने हैं। अब पेट की भी मूवमेंट होती रहती है, इंटेस्टाइन में भी मूवमेंट होती रहती है, हमारे गले से पूरा खाना पेट तक मूव कर रहा, तो वो भी एक तरीके की मूवमेंट है, वो भी एक तरह की मोशन है। हमारे लंग्स जो होती हैं वो भी मूव करती हैं, उनके नीचे डायफ्राम मसल्स होती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। तो हमारे लंग्स की साइज इंक्रीज और डिक्रीज करती है, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं या सांस बाहर देते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो हार्ट है वो भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो भी पंप करता रहता है। ठीक है, तो वो सारी मूवमेंट जो है, ठीक है, सारी जो मोशन है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स की हो चाहे बाहर की बॉडी की लोकोमोशन है, वो सब कौन कंट्रोल करता है या किसकी वजह से पॉसिबल है? वो सारी चीजें हमारे मस्कुलर टिश्यू की पॉसिबल है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू की जो एक यूनिक प्रॉपर्टी, जैसे सभी टिश्यू के हमने कुछ यूनिक एबिलिटीज देखी, तो मस्कुलर टिश्यू की जो यूनिक एबिलिटी है वो उसको क्या है? उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की प्रॉपर्टी। जैसे हमारा जब हार्ट बीट करता है तो उस समय भी हार्ट की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। हमारा जैसे हाथ है तो ये इस समय भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे मैंने फैलाया तो बेसिकली यहाँ की मसल्स ने रिलैक्स किया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की जो प्रॉपर्टी है वो किसमें होती है? मस्कुलर टिश्यूज में पाई जाती है। तो ये इनका डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ये इनके लिए एक यूनिक फीचर है। तो डिफाइनिंग फीचर मतलब ये इनकी डेफिनेशन की तरह काम करता है कि द टिश्यू, ऐसे टिश्यू जिनके पास कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एबिलिटी है वो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही हम लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनकी भी मूवमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया, हार्ट की मूवमेंट, लंग्स की मूवमेंट, स्टमक की मूवमेंट, इंटेस्टाइन की मूवमेंट, ये सारे मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये मसल्स की वजह से पॉसिबल होता है। ठीक है, तो जो हमारी मांसपेशियां होती है, जो हमारी मसल्स होती है, वो बेसिकली क्या है? मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू का एक बंडल है। तो कई सारे मसल मसल के जो टिश्यू है उनका एक बंडल बनता है, और उस बंडल से एक मांसपेशी तैयार होती है या एक मसल्स तैयार होती हैं, और इनके पास कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज लिखा है कि जो मस्कुलर सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली जो मस्कुलर टिश्यू है मसल सेल से मिलके बना होगा, तो वो जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। तो बेसिकली हमने इस चीज को बहुत ही कॉमनली देखा होगा कि जो मस्कुलर सेल्स की हम ड्राइंग बनाते तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उनके लिए, और इसको हम कहते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। जब हम टाइप ऑफ सेल्स पढ़ते हैं ना, जबकि सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, तो उस केस में हम ऐसी कुछ ड्राइंग पढ़ते हैं। तो मस्कुलर जो सेल्स होते हैं वो उनको इस तरीके से कहा जाता है, तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इलोंगेटेड के साथ साथ क्या है? ये अरेंज है पैरेलल तरीके से। देखो एक के नीचे मैं एक बना रहा हूं, तो ये दिखाने के लिए कि ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो ये क्या बन रहा है? एक बंडल तैयार हो रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है? एक बंडल तैयार हो रहा है। इसी बंडल को हम क्या करेंगे? मसल टिश्यू कहेंगे। ये मसल टिश्यू का बंडल
मस्कुलर मसल्स बनाता है, ये मस्कुलर टिश्यू का बंडल मसल्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो मसल सेल्स इलोंगेटेड होते हैं और ये पैरेलल बंडल्स में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, जो मस्कुलर सेल मसल सेल्स होते हैं वो पैरेलल बंडल्स में अरेंज होते हैं, और इन्हें इस अरेंजमेंट को जब ये बंडल में अरेंज हो जाते हैं तो उसे हम मसल फाइबर या मायोफाइबर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो जब मसल्स के ये इलोंगेटेड सेल्स ऐसे बंडल के अरेंजमेंट बनाते हैं, पैरेलल बंडल के अरेंजमेंट बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं या मायोफाइबर कहते हैं। ठीक है, तो मसल से रिलेटेड चीज को मायो वर्ड से बताते हैं। ठीक है, तो मायोफाइबर इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही मायोफाइबर्स जो है, यानी कि मायोफाइबर्स से आपकी मसल्स तैयार होती है, आपकी मांसपेशियां तैयार होती हैं। ठीक है, आप सबने सुना होगा कि जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। वैसे ही ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरीके से जो मसल्स के सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। बस नाम डिफरेंट है, एक्चुअली में वो भी साइटोप्लाज्म ही है जैसा बाकी सेल्स का होता है। ठीक है, दूसरी चीज, हम सबने अभी जब पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या डिस्कस किया था कि ब्लड है। ठीक है, ब्लड हमने डिस्कस किया था, ब्लड में हमने क्या डिस्कस किया था, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल डिस्कस किए थे, और ये जाना था कि रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन नाम के पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करने की फंक्शन कर पाते हैं। वैसे ही जो मसल्स के सेल्स होते हैं ना, उनमें भी बहुत अमाउंट में एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है मायोग्लोबिन। इस पिगमेंट का नाम है मायोग्लोबिन, और ये भी एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, ये भी क्या है, एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। तो मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये मायोग्लोबिन काफी अमाउंट में पाई जाती है, और ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन है। हालांकि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंड करने की एफिशिएंसी जो होती है, जो क्षमता है उसकी, वो हीमोग्लोबिन की तुलना में थोड़ी कम होती है। ठीक है, और सार्कोप्लाज्म यानी कि मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो जब कभी आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि जो मस्कुलर फाइबर में जो प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती है, तो उनके बीच में ब्रिज फॉर्मेशन होती है, उस समय पे कैल्शियम आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, एंड कैल्शियम आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Ca2+। तो कैल्शियम आयन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में, इसीलिए मसल सेल्स जिनकी पहचान है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उनके साइटोप्लाज्म में बहुत अच्छे खासे अमाउंट में कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। अब जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ओके, मस्कुलर टिश्यू को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो उनके नाम क्या है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड दी कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स का एक और नाम है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, स्केलेटल मसल्स को आप स्ट्राइटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स। ओके, और जो स्मूथ मसल्स है इनको हम अनस्ट्राइटेड मसल्स के नाम से जानते हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स, ये इनके दूसरे नाम है। ठीक है, सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आप स्मूथ मसल्स को अनस्ट्राइटेड मसल्स कहते हो, और स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स कहते हो, और कार्डियक मसल्स आर, उनका एक ही नाम है, कार्डियक मसल्स। ओके, और हमें यहीं से देखो बहुत क्लियरली समझ आ जा रहा है कार्डियक किससे जुड़ा होता है। ये जो वर्ड है आपका कार्डियक वर्ड है, किससे जुड़ा होता है, हार्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, कार्डियक तभी तो बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट। ओके, तो जो कार्डियक मसल्स होती है कहाँ पाई जाती है, हमारे हार्ट में पाई जाती है। हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना होता है। बाकी स्केलेटल मसल्स कहाँ है, स्मूथ मसल्स कहाँ है, वो अभी हम आगे समझ लेते हैं। ब्रीफली करें तो जो भी मैंने अभी शुरुआत में डिस्कस किया ना, कि आपकी जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, हाथ का हिलना डुलना, आपका चलना दौड़ना भागना काम करना, ये जो बाहर की जो मूवमेंट है, ये सारी कौन कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स कंट्रोल करती हैं। और जो आपके अंदर की मूवमेंट है, जिसमें मैंने बात की ना, खाना आपके गले से पेट तक उतरता है, पेट में खाने की मूवमेंट होती है, फिर इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है, ये सब क्या है, ये सारे स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, ये सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल्स को। तो देखो, अगर आपने पीछे अभी मैंने क्या लिखा था, स्केलेटल मसल्स के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्ट्राइटेड। तो अगर आप इस सेक्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, इसमें देखो पतली पतली धारियां दिख रही हैं ऐसे से।
ऐसे पत्ती पत्ती लाइंस दिख रही हैं। तो ये लाइंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे अगर सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, जैसे जेब्रा के ऊपर लाइंस होती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्राइप्स बोलते हैं, है ना, स्ट्राइप्स कहते हैं। इसी स्ट्राइप्स की वजह से इस स्केलेटल मसल का नाम क्या पड़ा है, स्ट्राइटेड मसल्स पड़ा है। इसी स्ट्राइप्स की वजह से इसका नाम पड़ा है स्ट्राइटेड मसल्स। और दूसरी चीज जो यहाँ पे नोट डाउन करनी है, ये जो ब्लू ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ढेर सारे ब्लू ब्लू कलर के, ये जो डार्क ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनको मैं भी सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे क्या है, न्यूक्लियस हैं। तो इतने ढेर सारे न्यूक्लियस क्यों दिख रहे हैं वो भी आगे में पता चल जाएगा। ओके, तो पहली बात हमें क्या देखने को मिल रही है यहाँ पर, कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये वो मसल्स हैं जो आपके बाहर दिखती हैं। जितनी भी मसल्स आपके बॉडी में दिखती है, बाइसेप्स दिख रहा है, ये एब्स दिख रही हैं, आपके ट्राइसेप्स दिख रहे हैं, आपके थाई में जो मसल्स हैं, जो भी मसल्स आपकी लोकोमोशन में हेल्प कर रही है ना, ये मसल्स, यही मसल्स हैं जो आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन। टेंडन की मदद से मसल्स आपकी हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और यही मसल्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी का लोकोमोशन कंट्रोल करती है, मूवमेंट कंट्रोल करती है। अभी भी मैं जो हाथ अपने हिला पा रहा हूँ, जो हैंड जेस्चर्स कर रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल, किसकी वजह से हो पा रही हैं, स्केलेटल मसल्स की वजह से हो पा रही है। तो जो बाहर मसल्स दिखती हैं, या जिम जाकर एक्सरसाइज करके हम जिस मसल्स को इंप्रूव करते हैं, जिसको इनहांस करते हैं, एब्स दिखाते हैं, बाइसेप्स दिखाते हैं, वो सारी कौन सी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स के लिए देखो यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया कि स्केलेटल मसल्स जो होती है वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब होता है जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके बस में हो, जिसे आप कंट्रोल करते हो। मैं नहीं चाहूंगा तो मेरा हाथ आगे की तरफ नहीं मूव करेगा, मैं नहीं चाहूंगा तो मेरा हाथ ऐसे ट्विस्ट नहीं करेगा, तो मैं ये कंट्रोल कर पा रहा हूं। तो ये मसल्स हैं जो इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स ऐसी मसल्स होती है जिनके मूवमेंट को आप रेगुलेट कर सकते हो, आप कॉन्शियस तरीके से उसको कंट्रोल करते हो। मतलब आपके होश में होता है कि मेरा हाथ हिल रहा है, ठीक है, या मेरा हाथ मैंने आगे रखा, मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं तो मेरी पूरी मसल्स मूव कर रही हैं, तो वो कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम उसको एक्सरसाइज के थ्रू इनहांस भी कर पाते हैं, उसकी अपीयरेंस, जो भी हम एब्स क्रिएट करते हैं वो सारी चीजें। हालांकि उसमें डाइट का भी रोल आता है, पर हम इसीलिए जो वर्क होता है वो बेसिकली किस पे होता है, स्केलेटल मसल्स को ही इनहांस करने के लिए होता है, जो भी एक्सरसाइज वगैरह आप जिम में करते हो। ठीक है, तो ये चीज हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ी है कि जो हड्डियां होती हैं वो बोन से अटैच्ड होती हैं, किसका इस्तेमाल से, टेंडन के इस्तेमाल से। टेंडन क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड होती हैं या स्ट्रिप्ड होती है, वो भी हमने समझा दिया। ठीक है, अब ये अपीयरेंस उनकी आती किस वजह से है, जो मैंने भी शुरुआत में मेंशन किया था ना, कि एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होती है, और यही प्रोटीन होती है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन वाली एबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स इस मसल्स में पाई जाती है, मसल सेल्स में पाई जाती है, मसल्स फाइबर में पाई जाती है। इसी एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है इसमें, वो कैसा है, अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, इसमें अरेंजमेंट जो होती है वो एक्टिन और मायोसिन की अल्टरनेट फैशन में होती है। ठीक है, तो एक एक्टिन का बैंड आया, ओके, तो फिर एक मायोसिन आ गया, ठीक है, एक एक्टिन आया, ठीक है, फिर एक मायोसिन आ गया, ओके, इस तरीके से। तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये स्ट्राइप्स हमें दिखाई देती है, ये लाइन जैसा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो एक के बाद एक अरेंजमेंट होती है, किसकी, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की। इस वजह से स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया था ना, ये जो ब्लू ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर है वो सारे क्या है, न्यूक्लियस हैं। तो देखो स्केलेटल मसल्स को बहुत बड़ा काम परफॉर्म करना है, बहुत ऐसा हेक्टिक टास्क परफॉर्म करना होता है। हेक्टिक क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेन मूवमेंट है, जो भी वर्क हम परफॉर्म करें, जो भी एक्टिविटी हम करें, सब स्केलेटल मसल्स के भरोसे ही हो रही है। तो स्केलेटल मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत ज्यादा उसको एनर्जी प्रोडक्शन की जरूरत है। ठीक है, और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस एक साथ होने की जरूरत है, स्पेशली जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कितना सारा काम हम एक साथ कर रहे हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड तो होती है, तो हार्ट बीट बढ़ती है, लेकिन उस ऑक्सीजन से एनर्जी बनाने का जो काम है वो कौन करता है, सेल्स करते हैं। तो सेल्स में ज्यादा न्यूक्लियस इसलिए है ताकि वो एनर्जी डिमांड को फटाफट कंप्लीट कर सके, और मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी, ढेर सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी परफॉर्म कर सके इमीडिएटली, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसलिए जो स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं उनमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक सेल में भी कई न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर ड्रॉइंग्स है उसमें भी आपको कई सारे
न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यही रीजन है। तो अल्टरनेटिव का मतलब याद रखिएगा, ठीक है, कि अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक रिपीट होना, एक इसका है तो दूसरा फिर एक्टिन का है तो एक मायोसिन का है, ठीक है, एक एक्टिन का है तो एक मायोसिन का है। इस वजह से ये स्ट्रिप जैसी अपीयरेंस आती है, ये एक धारी धारी जो अपीयरेंस आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। ओके, तो ये है स्केलेटल मसल्स का। तो बाहर से जो भी दिख रही है मसल्स, सारी मसल्स कौन सी हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। कैसी मसल्स होती है, कंट्रोल की जा सकती है, वॉलेंट्री कंट्रोल है हमारे इनके ऊपर, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में देखते हैं। इनवॉलेंट्री क्या है, मतलब जिनकी मूवमेंट हम नहीं कंट्रोल करते। पेट की मूवमेंट हम नहीं कंट्रोल करते कि पेट कब मूवमेंट करके खाने को आगे भेज रहा है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से खाना कितना आगे ट्रैवल कर रहा है, कब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ना ही हम रोक सकते, ना हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो क्या है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है, हमारे कॉन्शियस से बाहर है, ठीक है। तो वो इनवॉलेंट्री कहलाता है। और जो आपके कंट्रोल में है उसे आप क्या कहते हो, वॉलेंट्री। तो आपके कंट्रोल में क्या है, स्केलेटल मसल्स है। ओके, अब आते हैं हम स्मूथ मसल्स के ऊपर। तो मैंने अभी शुरू में समझाया था, स्मूथ मसल्स क्या करती है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स बनाती हैं। तो आपका ये जो फूड पाइप है, जो आपके गले से पूरा खाना स्टमक तक पहुंचाता है, वो क्या है, स्मूथ मसल्स है। जो आपकी स्टमक का बैग है पूरा, वो क्या है, स्मूथ मसल्स है। इंटेस्टाइन क्या है, सब स्मूथ मसल्स हैं। इनकी मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और स्मूथ मसल्स को मैंने बताया ना, अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड आप बोल सकते हो स्मूथ मसल्स को, क्योंकि इनके अंदर वो स्ट्रिप्स नहीं दिखाई देती। एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन इनके पास भी होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इसी की वजह से तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसकी वजह से होता है, तो एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन तो होगी, पर वो अल्टरनेटिव फैशन में नहीं होगी, वो अल्टरनेट नहीं होगा जो हमने पीछे देखा, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स इसीलिए अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। और दूसरी चीज, ये दे आर नॉट अंडर दी वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। नॉट अंडर दी वॉलेंट्री कंट्रोल बोलो, या फिर आप बोलो कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। ये कैसी मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है बेस्ड ऑन दी स्टिमुलस। खाना पेट में गया है तो पेट मूवमेंट करेगा ही, ठीक है, वो उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको मिक्स करेगा डाइजेस्टिव जूसेस से। फिर जब वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर वो आगे बढ़ेगा ही, उसकी मूवमेंट होगी ही, ऑटोमेटिकली होगी, वो आगे जाएगा ताकि इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन और कंप्लीट किया जाए। इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा डाइजेशन तो फिर वो और आगे बढ़ेगा ताकि एब्जॉर्प्शन हो, फिर और आगे बढ़ेगा और लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली होती है चीजें। एक बार खाना ऐसे गले में चला गया, गले के आगे बढ़ा, तो वो ट्रैवल करके नीचे तक जाएगा ही, वो मूवमेंट होगी ही, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द ट्यूब ऑफ द बॉडी, ठीक है। मैंने सिंपल से आपको एग्जांपल बताया ही आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लिखा, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही तो पूरा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल्स होती है। आप थोड़ी ना कंट्रोल करते हो कि इस नस में खून बहेगा या नहीं, इसमें बहेगा, ये हम नहीं कंट्रोल करते ना, सब ऑटोमेटिकली होता है। तो वहां पर क्या है, सब स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, तो वो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं और वो नॉन स्ट्राइटेड होती हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कार्डियक मसल्स पे। तो हमने अभी पीछे भी देखा कि कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो आपका जो हार्ट होता है वो किससे बनता है, कार्डियक मसल से बनता है। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिखाया गया, वही जो मैं फूड की बार बार बात कर रहा था। तो देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो क्या है, ये फूड का टुकड़ा है, मतलब जो हम लोग खाना सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड बोलस। इसको हम क्या कहते हैं, फूड बोलस। तो ये देखो कैसे आपके फूड पाइप से मूव कर रहा है। तो ये कैसे मूव कर पा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। ये जो स्मूथ मसल से ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दोनों चीजें परफॉर्म हो रही है। इस वजह से ये क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है। देखो खाने को पुश किया जा रहा है कि वो आगे की तरफ बढ़ता रहे। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। अपने खाने की जो मूवमेंट होती है, अपने गल यहाँ से पूरी जो पेट तक जाती है मूवमेंट, उसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये कौन सी मसल्स है पेरिस्टालसिस कराने के लिए, ये है स्मूथ मसल्स। ये कौन सी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है। और हर मसल्स क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन परफॉर्म कर पाती है, यही उनकी यूनिक पहचान होती है, ठीक है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है स्मूथ मसल्स में, ठीक है। तो वो इसका एक एग्जांपल है हमारी फूड की मूवमेंट हमारे फूड पाइप में या इसोफेगस में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो आते हैं हमारे कार्डियक मसल्स के ऊपर। तो कार्डियक मसल्स में भी देखो साफ साफ पहली चीज क्या मेंशन है कि कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम अपने दिल के धड़कन को रोक नहीं सकते अपनी मर्जी से और ना ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है। तो हमारा दिल अपने हिसाब से धड़कता रहेगा और जब उसको रुकना होगा तो वो रुक भी जाएगा, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है और कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड होती है, मतलब उनमें भी स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। और वो स्ट्रिप्स किस वजह से दिख रही है, वही रीजन है जो आपने पहले जाना था कि इसमें भी एक्टिन और मायोसिन के अल्टरनेटिव बैंड्स होते हैं, किसके, मायोसिन और एक्टिन के अल्टरनेटिव बैंड्स होते हैं, ठीक है। पर जो स्ट्राइटेड मसल्स हमने पीछे पढ़ी थी, जो स्केलेटल मसल्स हमने पढ़ी थी जिनको हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन इसमें देखो ये मोनोन्यूक्लिएटेड है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं, कार्डियक मसल्स सिर्फ आपके हार्ट में पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। इनवॉलेंट्री होती हैं, स्ट्राइटेड कैटेगरी में आती है, लेकिन इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है एक सेल में, ठीक है। जैसा कि जबकि स्केलेटल सेल्स में जो स्केलेटल मसल्स होती है उनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। और हम सबको पता है हमारी जो कार्डियक मसल्स जो हमारा दिल बनाती है उसका फंक्शन है ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करना, पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो कराना पंप के थ्रू, पंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू। वो किसकी वजह से होता है, आपके हार्ट कार्डियक मसल्स की वजह से होता है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो डायग्राम में एक वर्ड मेंशन किया गया, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। तो जहां पर दो सेल मिलते हैं ना, जब जिस पॉइंट पे दो सेल मिलते हैं तो ये मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेल जंक्शन कहते हैं, जंक्शन। ओके, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, तो जब दो सेल्स जिस पॉइंट पे ऐसे मीट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये दो सेल्स हैं तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक यूनिक बात ये है कि ये जो कार्डियक मसल्स होती है इनमें जो सेल्स होते हैं उनपे एक स्पेशल तरह की जंक्शंस पाई जाती है जिनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहती हैं, ठीक है। और इस जंक्शन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट किया जाता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है, हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करे। अब ये जंक्शंस इसलिए प्रेजेंट है ताकि हमारे हार्ट की जो पूरी मसल्स हैं सब एक साथ एक रिदम में ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म करें। तो जब उनको एक सिग्नल मिल गया, सिग्नल कौन देता है, आपका ब्रेन देता है, आपके ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलती है, आपकी सारी चीजों को, सारे फंक्शंस, सारे एक्शंस, सारी सेंसेशंस ब्रेन से मिले सिग्नल की वजह से ही होती है। तो दिल भी उसी वजह से धड़क रहा है, तो आपके हार्ट को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला। अब ये सिग्नल मिलते ही पूरे हार्ट की, पूरे हार्ट में जितने भी मसल्स हैं सब एक रिदम में धड़के, एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन रिलैक्सेशन करे, मतलब धड़के एक एक रिदम में। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए, उस चीज को लुकअप करने के लिए यहाँ पर जंक्शंस पाई जाती हैं, स्पेशल जंक्शंस जहां पर इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है उस स्पेशल जंक्शन को, ठीक है। तो ये जंक्शन क्यों है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को एक यूनिसन में रखने के लिए। यूनिसन को आप क्या कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज में, यूनिफॉर्म रखने के लिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि पूरे हार्ट की सारी मसल्स एक रिदम में ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे। तो वो यूनिसन मतलब एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। एक भाव में, एक तरीके से वो करेंगे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो उसके लिए यहां पर स्पेशल जंक्शंस पाई जाती हैं कार्डियक मसल्स में, ठीक है। तो ये इसका एक यूनिक पॉइंट हो गया जो बाकियों में नहीं मेंशन है या बाकियों से रिलेटेड नहीं है। तो सारे टाइप्स के एक कुछ ना कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं, वो हमें जरूर याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू को फिर से एक ब्रीफ आप देख लो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं आपके कार्डियक मसल्स, ठीक है, जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। आपके बाहर से जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब दिख रहे हैं, ये सब क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं, इनमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, देखो लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं एक सेल्स में। तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, ठीक। और स्मूथ मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। और इनमें कोई स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है एक्टिन मायोसिन, पर स्ट्रिप्स नहीं होती। देखो पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया यहाँ पर क्योंकि ये पूरा स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे और ये मोनोन्यूक्लिएटेड होती हैं। तो दिस इज ऑल फॉर आवर मस्कुलर टिश्यूज, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नर्वस टिश्यू के ऊपर।
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले नर्वस टिश्यू से रिलेटेड एक बात डिस्कस की कि हमारे ब्रेन ही है जो हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। और हमारा ब्रेन ये सारी चीजें कैसे कर पाता है, ये सारे सिग्नल कैसे पहुंचाता है हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी में, जो भी सिग्नल जाता है कि ये एक्टिविटी करनी है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें सुनाई दे रहा है, ये हम सूंघ पा रहे हैं, उसका टेस्ट हमें समझ में आ रहा है, जितने भी सेंसेशंस है हमारी, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स, जितनी भी सेंसेशंस हैं, हम अगर किसी भी पॉइंट पे हम टच करते, एक छोटी सी पिन भी टच होती है तो हमें फील हो जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है। तो जितने भी सेंसेशंस है या जितनी भी एक्टिविटी आपके बॉडी के अंदर चल रही है, कि किडनी अपना काम करे, फिल्टर कर रही है ब्लड को, लंग्स गैस एक्सचेंज कर रहा है, तो आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, स्टमक में जूस रिलीज हो रहे हैं, मतलब डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रहे हैं, एंजाइम आ रहा है, फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रहा है, एक छोटे से छोटा काम भी जो भी आपके बॉडी में हो रहा है, एक छोटा छोटा काम आपके सेल में हो रहा है, वो सब बिना सिग्नल के नहीं हो पाता। ठीक है। तो हमारे जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो इसी सिग्नलिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है। तो जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है, सारे प्रोसेस एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या उनके बीच में एक रिदमिक वो है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, कि इसके बाद ये एक्टिविटी होगी, इसके बाद ये एक्टिविटी होगी, इसके बाद ये एक्टिविटी होगी। जैसे खाने का एग्जांपल दे दो, खाना पेट में गया तो अब पहले यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट होगा, फिर इंटेस्टाइन में फुल डाइजेस्ट होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे के पोर्शंस में वो एब्जॉर्ब होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा। तो ये देखो कोऑर्डिनेशन है एक प्रोसेस में। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन और बॉडी का जो सारा कंट्रोल है वो सब किसके हाथ में होता है? ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कौन मेंटेन करता है? आपके नर्वस टिश्यू मेंटेन करते हैं। ठीक है। नर्वस टिश्यू ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये एक ऐसे टिश्यूज है जिनके पास एबिलिटी है नर्व इंपल्स जनरेट करने की। नर्व इंपल्स क्या है? ये है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसकी हमने जस्ट पीछे बात की हार्ट पढ़ते वक्त, कि हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिर्फ हार्ट को नहीं मिलता, आपके मैक्सिमम जो भी वर्क होते हैं उन सबके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके नर्व टिश्यू पहुंचाते हैं, एक छोटे छोटे और पोर्शंस पे भी, हर एक पोर्शंस पे ये सिग्नल्स जाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिव मैकेनिज्म में वर्क करती है, और सारे जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जो भी एक्टिविटी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्टिव में, वो सारा हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो नर्वस टिश्यू ये सारी चीजें करने में, ये सारे काम करने में हेल्प करते हैं। नर्वस टिश्यू से ही आपका जो नर्वस सिस्टम है वो तैयार होता है। आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सारे नर्व्स जो है, नर्वस टिश्यू ही आपका क्या तैयार करते हैं? नर्वस सिस्टम तैयार करते हैं। तो ये जो नर्व टिश्यू है, जो नर्वस टिश्यूज हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूरॉन और एक होते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। तो ये दोनों क्या होते हैं? जो नर्वस टिश्यूज होते हैं आपके, बेसिकली जो टिश्यू है वो न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल, इन दोनों को मिलाकर ही बनता है। ठीक है। एक नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें कि दिस इज नर्वस टिश्यू, तो इस नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया ये दोनों होंगे, तब इसको हम नर्वस टिश्यू कहेंगे। ठीक है। फंक्शन ध्यान रखना इसका, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स के जरिए हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। मैंने यहाँ पे पेन टच किया तो कैसे मुझे फील क्यों हो रहा है, सब ये सारी सेंसेशंस को, इसकी वजह से मुझे दिमाग में ये सेंसेशन मेरे दिमाग में जा रही है, और मुझे समझ आ रहा है कि कुछ टच कर रहा है मेरी इस उंगली पे। ये सारी सेंसेशन किसकी बदौलत है? सब नर्वस सिस्टम की वजह से। नर्वस सिस्टम कैसे बना? नर्व टिश्यू की वजह से बना। नर्व टिश्यू कैसे बने? न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल्स के कॉम्बिनेशन से नर्व टिश्यू तैयार होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड न्यूरॉन क्या है, क्या पार्ट्स हैं उसके, क्या क्या फंक्शन है, और न्यूरोग्लिया क्या है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। तो ये आपके बगल, ये जो साइड में जो ड्राइंग दिखाई जा रही है, ड्राइंग किसकी है? एक न्यूरॉन की है। तो ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल दिखाया जा रहा है न्यूरॉन का। ठीक है, ये एक सेल है। कौन सा सेल है? न्यूरॉन सेल है। ऐसे ही न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लिया सेल, ये दोनों मिलते हैं तब आपका एक नर्व टिश्यू तैयार होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये न्यूरॉन सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो न्यूरॉन सेल का जो ऊपर का पोर्शन है, ये जो सर्कुलर पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं, सोमा कहते हैं, या इसका एक और नाम है, इसे हम साइटोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइटोन कहते हैं। और बीच में ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है किसी भी सेल का।
ठीक है। तो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करना। नर्व इंपल्स किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो इसीलिए यहां पे जो नर्व इंपल्स लिखा है, इसी नर्व इंपल्स को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स की क्या होती है? चेन जुड़ी होती है। तो मान लो ये न्यूरॉन का ऊपर का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है, फिर इसी के नीचे एक और न्यूरॉन ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से न्यूरॉन क्या करते हैं? कनेक्शन डेवलप करते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स एक तरीके से इस तरीके से कनेक्शन डेवलप करते हैं। तो कोई सिग्नल, डेंड्राइट ने कोई सिग्नल रिसीव किया, तो उस सिग्नल को यहां से ट्रांसफर करते हैं, कहां पर? एक्सॉन टर्मिनल पे ट्रांसफर करते हैं। यहां पे देखो ध्यान से। तो ये डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव किया, फिर ये एक्सॉन टर्मिनल पे ट्रांसफर होगा, फिर वहां से ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को मिलेगा, फिर वो अपने एक्सॉन टर्मिनल पे ट्रांसफर करेगा, फिर वो तीसरे के डेंड्राइट को भेजेगा। तो डेंड्राइट वो पोर्शन है जो सिग्नल को रिसीव कर रही है, और एक्सॉन टर्मिनल वो पोर्शन है जो उस सिग्नल को आगे की तरफ ट्रांसफर कर रही है। ठीक है। तो समझ लो जैसे चार लोग खड़े हैं, एक इसको पत्थर इसको ट्रांसफर कर रहा है, वो पत्थर वो उसको ट्रांसफर कर रहा है, वो पत्थर उसको ट्रांसफर कर रहा है, फिर वो ईंट को या उस पत्थर को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहे हैं। तो सिग्नल ब्रेन से आ रहा है, वो सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करते 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 आपके हाथ तक आया कि हाथ को पीछे करो या हाथ से ऐसे मूवमेंट करो, जो भी सिग्नल आपको मिल रहा हो। ठीक है। और जो आपका सेल बॉडी है, जिसको सोमा है, सेल बॉडी है, सोमा है या साइटोन, उसके तीन नाम है। तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, और जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में, कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, आपको भी पता होगा। ठीक है। गोल्जी बॉडीज होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी के लिए। तो सारे ऑर्गेनल्स वगैरह यहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन वो पूरी टेल है जो नर्व इंपल्स को लेके जा रही है। कहां? दूर ले जा रही है। कहां से? सोमा से। देखो ऊपर वाले पार्ट से, सोमा से उसको अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए एक्सॉन ये रास्ता है। देखो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, यहां से इसको यहां पहुंचना है। तो बीच में ये क्या पड़ रहा है? पूरा एक्सॉन ही तो पड़ रहा है। तो ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। ठीक है। तो एक्सॉन, जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो पूरा ट्रांसफर होता है डेंड्राइट से वाया एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल पे। ठीक है। टर्मिनल मतलब एक्सॉन का एंड है। ठीक है। अब इस एक्सॉन के ऊपर आपको एक चीज दिख रही होगी, इस एक्सॉन के ऊपर एक कवर है, ये देखो येलो कलर का ही दिख रहा है, कवर है। इस कवर को हम कहते हैं माइलिन शीथ। अब ये जो कवरिंग होती है, सारे न्यूरॉन्स पे पहली बात तो माइलिन शीथ नहीं होती। ठीक है। मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ का कवर नहीं होता है। जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ का कवर होता है, वो न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स से इंसुलेट हो जाते हैं। इंसुलेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बहुत जल्दी जल्दी आगे भेजते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर, अगर एक्सॉन के ऊपर माइलिन का कवर नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से इंसुलेट नहीं होंगे, तो वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे की तरफ भेजेंगे। जैसा अभी मैंने आपको समझाया ना कि अगर ये एक्सॉन का ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब ये सोमा पोर्शन है। ठीक है। ये एक्सॉन, फिर ये, सॉरी, न्यूरॉन का सोमा पोर्शन है, फिर ये रहा एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। तो जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये डेंड्राइट रिसीव कर रहा है, वो आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा इसके ऊपर। तो अगर इसके ऊपर माइलिन शीथ होगी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो माइलिन शीथ एक्सॉन को इंसुलेट करके क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कंडक्शन के रेट को बढ़ा देती है। कैसे? उसको इंसुलेट करके। ठीक है। फिर एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है? उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगले एक्सॉन के डेंड्राइट पर पहुंचता है। मेंटेन्स अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द डेंड्राइट ऑफ द नेबरिंग न्यूरॉन, बगल पड़ोसी न्यूरॉन के, जैसे मैंने ये ड्राइंग आपको पहले समझाई थी वैसा। ठीक। तो ये देखो एक्सॉन टर्मिनल इससे कनेक्शन बना रहा है अगले न्यूरॉन से। ठीक है। तो ये हो गए न्यूरॉन के फंक्शन। तो मेनली एक नर्वस टिश्यू का जो मेन पोर्शन है वो क्या है? न्यूरॉन है। सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं वो न्यूरॉन सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जब कोई इतना बड़ा काम परफॉर्म कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली क्या चाहिए? सपोर्टिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ठीक है। सपोर्टिंग एक्टर्स चाहिए होंगे। मान लो ये लीड रोल में है तो इसको सपोर्टिंग एक्टर्स चाहिए। तो वो सपोर्टिंग एक्टर कौन होता है? न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं। वो क्या होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूरॉन्स के कुछ टाइप्स वगैरह। ठीक है।
तो न्यूरॉन सॉरी इस न्यूरॉन्स के, हाँ न्यूरॉन्स के कुछ टाइप्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग में आपके दिखा रहे हैं, यहाँ पे न्यूरॉन के जो टाइप्स है ये इनके फंक्शन के बेसिस पे मेंशन है, ठीक है, ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। तो आप जनरली जो यहाँ पे मेंशन किया उस हिसाब से समझिए कि मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं। मैं इनको इनके फंक्शन के बेसिस पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, मान लो यहाँ पर एक कैंडल जल रही होती है और मैं कैंडल पे अपना हाथ ऐसे मेरे जाता, तो मुझे तुरंत सेंस हो जाता कि कोई चीज गर्म है जहां पे मेरा हाथ टच हो रहा है, और मैं तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता। तो ये जो सारा सिग्नल है, पहले तो ये सेंसेशन मेरे हाथ को मिलेगा ना कि कोई गर्म चीज टच हो रही है, तो इसका सेंसेशन मेरे ब्रेन को जाएगा कि अरे कुछ गर्म टच हो रहा है हाथ से, हाथ को दूर करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो इनके थ्रू कंट्रोल हो पाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है जो यहां पर मेंशन किया गया सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, ये रिसेप्टर से सिग्नल लेते हैं। रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है, आपके सेंसरी ऑर्गन में। सेंसरी ऑर्गन में आपकी स्किन भी आती है, आपकी आंखें हैं, आपकी नाक है, आपकी जीभ है, टेस्ट, कान में सुनने के लिए, तो ये सारे सेंसरी ऑर्गन पे रिसेप्टर होते हैं। तो रिसेप्टर से जो भी सिग्नल मिलता है, इस सिग्नल को कहां पहुंचाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाती है। कहां पहुंचाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स को ही हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन। क्या कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। तो मेरे हाथ से अगर कैंडल टच हुई है तो सिग्नल कौन लेके जा रहा है मेरे ब्रेन तक, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जा रहे हैं कि कोई गर्म चीज यहाँ पे टच हो रही है। रिसेप्टर को समझ में आए कुछ गर्म है, वो सिग्नल मेरे ब्रेन को पहुंचाने की कोई गर्म चीज टच हो रही है, ठीक है। मतलब ब्रेन पे नहीं, सॉरी, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचा रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचा रहा है ये सिग्नल, ठीक है। कौन पहुंचा रहा है, एफरेंट। तो देखो ए फॉर एफरेंट और ए फॉर अराइवल। ए फॉर एफरेंट होता है, ए फॉर अराइवल। अराइवल का मतलब क्या होता है, आना, ठीक है। ऐसे हिंदी में भी याद कर सकते हैं, अराइवल का मतलब होता है आना, ठीक है। तो कौन आ रहा है, आ रहा है मतलब सिग्नल लेकर कोई आ रहा है। तो कौन लेकर आ रहा है सिग्नल, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल लेकर आते हैं, ठीक है, आना, ओके। ये जो मोटर न्यूरॉन्स है ये क्या करते हैं, अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, अब जब स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल मिल रहा है कि अरे कुछ गर्म टच कर रही है अपनी स्किन, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे, अब यहां से ये सिग्नल जाएगा मोटर न्यूरॉन्स से। मोटर न्यूरॉन से सिग्नल्स किसको मिलेगा, आपकी मसल्स को मिलेगा। और ये बाहर कौन सी मसल्स है, मेरी स्केलेटल मसल्स है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना। तो ये कौन सी मसल्स को सिग्नल मिल रहा है, स्केलेटल मसल्स को सिग्नल मिल रहा है। अब इन मसल्स को सिग्नल मिलेगा और मैं अपना हाथ फट से पीछे करूंगा। और आप सबको पता है कितना मिली सेकेंड का काम होता है, हम इतने देर तक रुकते थोड़ी ना है कि अब जलना फील होगा तब हम हाथ दूर करेंगे, हम फट से ये काम कर लेते हैं। तो ये स्पीड में सोचो ये प्रोसेस हो रहा है कि सिग्नल यहां से गया और तुरंत सिग्नल मिला कि हाथ हटाओ पीछे, मसल्स को पीछे किया जाए, ठीक है। तो मसल्स को ये सिग्नल कौन लेकर आ रहा है, ब्रेन से, यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लाने का काम कौन कर रहा है, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम है ईफरेंट न्यूरॉन। दूसरा नाम क्या है, ईफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। ई फॉर ईफरेंट, ई फॉर एग्जिट, बाहर आ रहे हैं, सिग्नल को लेकर बाहर आ रहे हैं, कहां से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को बाहर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये इन दोनों का फंक्शन हो गया। अब ये इंटर न्यूरॉन जो होता है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, और वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन डेवलप करता है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन डेवलप करने के लिए इंटर न्यूरॉन वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये कहां मिलेंगे इंटर न्यूरॉन, अगर मैं बता रहा हूं ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, तो वहां पर आपको ये इंटर न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे, जहां पर और सेंसरी न्यूरॉन यहां से यहां तक जा रहे हैं पूरा ब्रेन तक, और वैसे मोटर न्यूरॉन आपके मसल्स तक आ रहे हैं। तो ये हर जगह है वो सेंसेशन। आपको हाथ का एग्जांपल मैंने दिया, पैर में भी अगर ये गर्म चीज टच होगी तो, या पिन चुभेगी तो तुरंत हाथ दूर कर लेना, ठीक है। तो ये सारा जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो इन न्यूरॉन से कंट्रोल होता है। तो इसलिए फंक्शन के बेसिस पे एफरेंट, इफरेंट और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। एफरेंट, इफरेंट या मोटर सेंसरी, जो भी आपको नाम मैंने दो दो बताया वो आप याद रख सकते हो। ऐसे ही न्यूरॉन्स के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरली, थोड़ी फंक्शन भी रिलेटेड है इनसे पर स्ट्रक्चरली भी देखो, तो इसको हम यूनिपोलर कह रहे हैं। यूनिपोलर क्यों कह रहे हैं, देखो इसके ऊपर डेंड्राइट नहीं है, पीछे देखा था, जैसे जैसे यहाँ पे देखो
इसको मल्टीपोलर क्यों कहा जा रहा है? देखो यहां पर भी ढेर सारी ब्रांचेस प्रेजेंट है डेंड्राइट्स के, और देखो एक्सॉन टर्मिनल पे भी कितनी सारी ब्रांचेस प्रेजेंट है, तो ये ज्यादा कनेक्शन बना सकता है आपकी बॉडी में, तो ये मल्टीपोलर इसीलिए कहला रहा है। और आपकी बॉडी का मैक्सिमम जो न्यूरॉन होता है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो आपके जो मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होता है, पहली बात तो ये ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ह्यूमंस में नहीं पाए जाते। इसे आप कहां देख सकते हो? इनवर्टिब्रेट्स में देख सकते हो, ठीक है। ये वाले न्यूरॉन्स इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं? आपके इंसेक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट हैं, फ्लाइज हैं, ठीक है, वर्म्स वगैरह हैं, ठीक है। पानी में पाए जाने वाले आपके क्रैब है, ठीक है, लॉबस्टर है, ये सब क्या है? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इन सब में ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब बाइपोलर आपको, आप ध्यान से देखो तो इसकी जो ड्राइंग है बिल्कुल बिल्कुल पीछे समझाए हुए सेंसरी न्यूरॉन से मैच कर रही है। और आप यहां देखो, यहां पे लिखा भी है, इसके एक एंड पे सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर आपके नाक का रिसेप्टर भी हो सकता है, आंखों वाला रिसेप्टर भी हो सकता है, कानों का रिसेप्टर भी हो सकता है, टेस्ट का रिसेप्टर भी हो सकता है, और टच वाला रिसेप्टर, टेम्परेचर रिसेप्टर भी हो सकता है जो आपके स्किन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बाइपोलर वाले क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। अब आप सबको पिछले लेक्चर से ये सब याद होगा अगर, तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर में समझाया था स्यूडो का मतलब फॉल्स है। तो ये स्यूडो यूनिपोलर का मतलब क्या है? ये एक्चुअली में तो यूनिपोलर जैसा है, ठीक है, लेकिन ये देख अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसा कर रहा है कि ये बाइपोलर है, ठीक है। और ये भी सेंसरी रिसेप्टर को कैरी करता है। देखो इसके पास भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, लेकिन ये कहां पे प्रेजेंट होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में, ठीक है। तो जहां पे स्पाइनल नर्व होती है, आपकी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के बीच में जो मसल्स का स्ट्रक्चर होता है वो पूरा क्या होता है? मसल्स का, सॉरी कह रहा हूँ, फाइब्रस स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो वहां पे जो नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है, वहां पर ये स्यूडो यूनिपोलर वाले न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ज्यादातर जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? मल्टीपोलर वाले पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये वाले तो ह्यूमंस में होते भी नहीं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यूरोग्लिया के ऊपर। तो जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि एक्सॉन है नर्व टिश्यू में, न्यूरॉन्स वो सेल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, मेन काम तो वही कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो जब इतनी बड़ी ड्यूटी उनके ऊपर रखी गई है तो उनको अब चाहिए असिस्टेंट चाहिए। उन जैसे एक्टर है, एक्टर के ऊपर मेन लीड रोल है तो उसको अब असिस्टेंट चाहिए उसका ढेर सारा काम करने के लिए। जैसे उसके पास असिस्टेंट होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो उसके सपोर्टिंग रोल्स होते हैं वो अलग हो गया, जो उसके असिस्टेंट होते हैं, कोई खाना ला के दे रहा है, कोई पानी ला के दे रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई तैयार कर रहा है, तो वैसे समझ लो। तो न्यूरोग्लिया या ग्लायल सेल्स जो होते हैं, इनका दूसरा नाम ग्लायल सेल्स भी है, तो ये एक सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं इन न्यूरॉन्स के लिए। तो न्यूरॉन्स जब इतना सारा इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो फिर वो इतनी वो क्या नाम है, मशक्कत नहीं करता है कि अब वो अपना न्यूट्रिशन के लिए भी खुद ही मेहनत करे। तो वो क्या करता है? न्यूरोग्लिया सेल्स पे डिपेंडेंट होता है। तो ये सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स जो होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं, वो न्यूरॉन्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को उनसे दूर ले जाते हैं, और माइलिन शीथ बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। अब कौन सा न्यूरोग्लिया माइलिन शीथ बनाता है वो अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया सेल्स कई टाइप्स के होते हैं, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। और इनको हम इनके फंक्शन और लोकेशन के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, काम और लोकेशन के हिसाब से इनको अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। पर याद रखिएगा, न्यूरोग्लिया सेल्स और ग्लायल सेल्स जो होते हैं सपोर्टिंग रोल परफॉर्म करते हैं इस पूरे नर्व टिश्यू में, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर न्यूरॉन्स को सपोर्टिंग रोल नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसका वेस्ट मटेरियल से दूर नहीं जाएगा, तो वो काम कैसे करेगा? तो सपोर्टिंग रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, एक न्यूरॉन के लिए बहुत सारे न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे ड्राइंग में भी देख सकते हो, जो ड्राइंग मैंने यहाँ पे दिखाई है इसमें देख सकते हो कि अगर ये देखो, अगर ये एक न्यूरॉन है, आप इसको देखो एक न्यूरॉन जैसा समझ सकते हो क्लियरली, ठीक है। देखो ये रहा उसका सेल, ये जो न्यूक्लियस का पोर्शन है ना इसका, ठीक है, ये न्यूक्लियस का पोर्शन हो गया। और ये आपका देखो एक्सॉन हो गया, पूरा एक्सॉन का टेल हो गया। इसके चारों तरफ ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये कई सारे, ये डॉट्स दिख रहे हैं कई सारे, ओके। तो ये जो डॉट्स हैं वो सारे डॉट्स क्या हैं? वो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं। देखो ये सारे जो डॉट्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सारे डॉट्स क्या है? ये न्यूरोग्लिया सेल्स हैं। तो देखो यहाँ पे भी मेंशन है
कि 50:1 का रेशियो हो सकता है। एक न्यूरॉन के चारों तरफ अप्रॉक्स 50 न्यूरोग्लिया सेल्स भी हो सकते हैं। तो न्यूरोग्लिया सेल्स हमेशा न्यूरॉन को आउट नंबर करेंगे, उसके नंबर से हमेशा इनका नंबर ज्यादा होगा। और ऑब्वियसली इनकी साइज भी काफी छोटी होती है, लेकिन काम इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना जो आपका न्यूरॉन्स है वो अपने फंक्शन को या अपने टास्क को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसको इनके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो अब हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है कि बहुत टाइप्स के न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, तो जरा अब इनके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको देखो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो मान लो ये आपका बी फॉर ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एस सी। ठीक है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, मैं यहां लिख रहा हूं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो पूरे नेटवर्क बने होते हैं नर्व्स का, अब यहां से ढेर सारी नर्व्स निकलती है। नर्व्स मतलब नर्वस टिश्यू, उसी की बात हो रही है, नर्व्स टिश्यू। तो ढेर सारी नर्व्स निकली है, तो जो पूरी आपकी बॉडी में फैली हुई है, हर एक छोटी छोटी जगह तक नर्व्स पहुंची हुई है, एक एक छोटी जगह, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी, हर जगह। तो ये जो नर्व का पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस नेटवर्क को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, नेटवर्क ऑफ द नर्व्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नर्व जो आपकी बॉडी में पूरा फैला हुआ है, जैसे ब्लड वेसल्स खून की नसें फैली हुई है, वैसे ही नर्व्स भी फैली हुई है, नर्वस टिश्यू भी फैले हुए हैं। तो ये वो हो गए, तो इसलिए उसको पेरिफेरल कहा गया है और इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया है। ओके, क्योंकि बीच में आपके सेंटर में प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में। ओके, और वो पूरा फैला हुआ है, तो आपके पूरे किनारे तक क्या दिखेगा, यहाँ पर जो भी सेंसेशन मिल रही है किसकी वजह से मिल रही है, नर्वस टिश्यू, वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्राइंग दिखाई जा रही है, बेसिकली आपको क्या दिखाया जा रहा है, न्यूरोग्लिया सेल्स के टाइप्स दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, मैंने बोला ना लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं। तो देखो लोकेशन के हिसाब से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक सैटेलाइट सेल पाया जाता है और श्वान सेल्स पाए जाते हैं। ये दोनों क्या है, दोनों ही न्यूरोग्लिया सेल्स हैं या ग्लायल सेल्स हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 तरह के ग्लायल सेल्स पाए जाते हैं। अब देखो कुछ की फंक्शंस जो है वो एक जैसी है, जैसे मैं जिनकी फंक्शन एक जैसी उनको मैं बस अभी बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, जो श्वान सेल्स है, इन दोनों का एक ही काम है। इन दोनों का काम है क्या, माइलिन शीथ को सिंथेसिस करना। माइलिन शीथ सिंथेसिस। अभी आपने पीछे देखा ना कि एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है, कवरिंग होती है। और मैंने ये भी बताया कि सारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती है, पर ज्यादातर न्यूरॉन्स के ऊपर होती है। मतलब एक पोर्शन के ऊपर होती है और कुछ पोर्शन के ऊपर नहीं होती है। तो जो माइलिन शीथ न्यूरॉन के ऊपर बन रही है वो कौन बनाता है, ग्लायल सेल्स बनाते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स बनाते हैं। तो जो न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होंगे उनके ऊपर श्वान सेल्स बनाएगा, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होंगे उनके ऊपर माइलिन शीथ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, वहीं पर ये जो सैटेलाइट सेल्स हैं, देखो मैं इनके ऊपर स्टार बना रहा हूं यहां पर, और ये जो एस्ट्रोसाइट्स है इनके ऊपर भी सेम स्टार बना रहा हूं। इन दोनों का भी सेम काम होता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं एक सूटेबल केमिकल एनवायरमेंट को, मेंटेन अ सूटेबल एनवायरमेंट। ठीक है, ये सूटेबल एनवायरमेंट मेंटेन करते हैं, मेंटेन अ सूटेबल एनवायरमेंट फॉर न्यूरो ट्रांसमिशन। ठीक है, न्यूरो सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए एक सूटेबल एनवायरमेंट बनाते हैं, मेंटेन सूटेबल एनवायरमेंट फॉर न्यूरो सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो न्यूरो के जो सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है, उस सिग्नल को ट्रांसमिट होने के लिए एक सूटेबल एनवायरमेंट का क्रिएशन करते हैं एस्ट्रोसाइट्स और सैटेलाइट सेल्स। तो ये पीएनएस में करेगा और ये सीएनएस में करेगा। अब लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ये कैटेगरी लिखी हुई है तो उससे समझ सकते हो। जो एपेंडाइमल सेल्स होती है किसका पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है। सीएनएस में क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये जो सीएनएस जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ये बनाते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बनाते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, सीएसएफ।
तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो आपके ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक कवरिंग होती है। तो जैसा मैंने कुशन की बात की थी एक बार, जब मैं आपको बोन्स वगैरह समझा रहा था तब मैंने बताया था कुशन की बात। तो कुशन का एक मतलब जो कवरिंग जो होती है एक्स्ट्रा, वो क्यों होती है, वो लेयर्स क्यों होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आप सबको पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी का एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, क्योंकि यही हमारी बॉडी को एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई डैमेज होगा तो बॉडी एकदम बुरी तरीके से कोई मतलब अपना जो मेन फॉर्म है वो लूज करेगी, हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, हो सकता है कई सारी एक्टिविटी हम बिल्कुल कर ही ना पाए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना नर्वस डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से इनका हाथ काम नहीं कर रहा, इनका पैर नहीं काम कर रहा है, तो वो चीजें हो गई, तो कंट्रोल खो जाएगा हमारा। तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक कैविटी में फ्लो करता है। उसके अलावा जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जरिए ही ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं और अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजते हैं। उसी के जरिए वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को अपटेक करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भेजते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता कौन है, ये एपेंडाइमल सेल्स। ये क्या है, एक तरीके का न्यूरोग्लिया सेल्स है या ग्लायल सेल्स है। अब बचे माइक्रोग्लिया सेल्स। तो माइक्रोग्लिया सेल्स आपके सीएनएस में ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बिल्कुल आएंगे नहीं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, आते हैं। तो बेसिकली जैसा हमारे इम्यून सिस्टम में मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेज सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज क्या करता है, कोई भी पैथोजन वगैरह अगर दिखेगा हमारे टिश्यू स्पेस में, याद है हमने बात की थी उसकी टिश्यू फ्लूइड की, लिम्फ की बात की थी, तो लिम्फ में ये माइक्रोफेजेस पाए जाते हैं, मैं मैक्रोफेज की बात करूं, वो पाए जाते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, जो भी पैथोजन वगैरह एंटर होगा तो उसको इनगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ताकि उसको इम्यून सिस्टम की मदद से उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। तो बेसिकली वो हमारे क्या है, सोल्जर्स की तरह होते हैं। वैसे ही जो माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम का सोल्जर्स होते हैं। माइक्रोग्लिया सेल्स जो होते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम के सोल्जर्स होते हैं। जैसे मैक्रोफेज इनगल्फ करता है, फैगोसाइटोसिस करता है पैथोजन की, वैसे ये भी करता है। नॉट ओनली पैथोजन, अगर कोई सेल डैमेज हो चुका है, उसकी कोई डेब्रीज है, तो वो उनको भी पैथोजन, उनको भी फैगोसाइटोस करके रिमूव करता है, मतलब कैसे होते हो, गंदगी भी साफ कर रहा है। ओके, तो माइक्रोग्लायल सेल्स ये प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब भी कोई नर्वस टिश्यू का कोई डैमेज होगा, कोई इंजरी होगी ना, तो उस स्पॉट पे माइक्रोग्लायल सेल्स का कंसंट्रेशन फट से बढ़ जाता है, ढेर सारे सेल्स वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज को रिपेयर करने में या उस चीज को इन्फेक्शियस बना न होने से रोकने में हेल्प करते हैं। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल्स बेस्ड ऑन दी उनके लोकेशन एंड उनकी फंक्शन के बेसिस पर। ओके, तो ये चीज हमारे हो गए ग्लायल सेल्स का टाइप्स। एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ग्लायल सेल्स की, आप देख सकते हो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो ये देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल्स को बताया था ना, दोनों सेम काम करेंगे। देखो ये देखो माइलिन शीथ बना रहा है न्यूरॉन के ऊपर, देखो ये भी माइलिन शीथ बना रहा है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स यहाँ पे सैटेलाइट सेल्स नहीं दिखाई देगा, तो एस्ट्रोसाइट देखो एक्सॉन को होल्ड करके भी रख रहा है, ऐसे कैप्चर करके भी रख रहा है, और जो मैंने फंक्शन आपको बताई है मेंटेन करने के लिए केमिकल एनवायरनमेंट, वो भी कर रहे हैं। और माइक्रोग्लायल सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव रोल परफॉर्म करते हैं। और एपेंडाइमन सेल्स जो होते हैं वो सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर नर्वस टिश्यू का भी सेक्शन कंप्लीट। ओके ओके, सो आज हमने एनिमल टिश्यू के चारों टाइप्स को कवर कर लिया इस पार्ट 3 में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ओके, एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ रही है आपको, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर क्लासमेट्स और योर मेट्स, जिनके लिए भी हेल्पफुल होगा, आपके सिबलिंग्स वगैरह हो, आपके यंगर सिबलिंग्स हो, उनके लिए तो आप ये शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।